नमस्कार साथियों, मेरे पास कई दिनों से कई साथियों के लगातार कमेंट, कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमें जो कैश बुक है वो लिखना सिखाइए, या यूं कहें कि रोकड़ पंजिका जो है वो लिखना सिखाइए। तो आज मैं रामनिवास मेहरा आपके लिए लेकर आया हूं ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके विद्यालय की कैश बुक कैसे लिखनी है, या यूं कहें आप किसी अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं तो आप कैश बुक कैसे लिखेंगे। और साथ में यदि आपको कैश बुक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, सिर्फ आप अध्यापक है या अन्य किसी पद पर है, तो आप अपने जो कार्यालय की कैश बुक है उसे देखना चाहते हैं, उससे जानकारी अर्जित करना चाहते हैं कि कितनी आय आपके कार्यालय को हुई है, कितना व्यय हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा व्यय किया गया है, तो ये जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक अवश्य देखिएगा। और साथ में साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट जो आपकी समस्याओं के समाधान कर दे उन्हें मैं सबसे पहले चैनल पर सटीक तरीके से आपके साथ प्रेषित करता रहता हूं या आपको अवेलेबल करवाता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देखते हैं आज की प्रक्रिया हम कैश बुक कैसे लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको जो कैश बुक आपके विद्यालय में या आपके कार्यालय में जहां भी है उसे ओपन करना है। उसका पहला पेज आपको देखना है, पेज नंबर 1, जैसा कि मेरा कर्सर यहां जा रहा है आपको यहां देख लेना है। और यदि ये खाली कैश बुक है, खाली रोकड़ पंजिका है, तो आपके कार्यालय की सील आपको यहाँ उस पर लगा लेनी है। उसके बाद आप चाहे तो आपके कार्यालय की सील यहाँ भी लगा सकते हैं। उसके बाद अब कैश बुक का जो प्रथम पृष्ठ होता है या पहला पन्ना होता है उस पर आपको प्रमाणीकरण लिखने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहां बता देता हूं कि प्रमाणीकरण कैसे लिखा जाता है। ये कैश बुक मैंने नहीं लिखी है, मेरे साथी अध्यापक ने लिखी है, परंतु प्रमाणीकरण लिखना आपको अनिवार्य होता है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एमडीएम की प्रथम रोकड़ खत्म या पूर्ण भर जाने के कारण एमडीएम रोकड़ क्रमांक 2 आज दिनांक 8/5/17 को नई बनाई जा रही है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि मैं जो आपको एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं वो एमडीएम की रोकड़ पृष्ठ का रोकड़ जो पंजिका होती है उसका बता रहा हूं। लेकिन यदि आप विद्यालय प्रबंधन समिति की जो रोकड़ पंजिका के संदर्भ में नोट लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप विद्यालय प्रबंधन समिति लिख सकते हैं। और यदि आप पहली बार रोकड़ बना रहे हैं आपके कार्यालय की तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपकी रोकड़ पूर्ण हो गई है, आप इसलिए नई रोकड़ पंजिका बना रहे हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, जो भी आपकी प्रबंधन समिति है, उसकी एमडीएम की रोकड़ पृष्ठ संख्या आप बना रहे हैं, उसमें पृष्ठ संख्या कहां से कहां तक है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। फिर नीचे लिख देना है प्रमाणित किया गया सो सही है। परंतु यहाँ जो मेरे साथी अध्यापक है इन्होंने लिखा है कि इनकी जो एमडीएम की रोकड़ है वो पहले नंबर की पूर्ण हो चुकी है, इस कारण ये नई रोकड़ बना रहे हैं। उसका क्रमांक आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो क्रमांक नंबर 2 रहेगा इस रोकड़ पंजिका का, और किस दिनांक को बना रहे हैं वो इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है। इस तरह यदि आपकी भी रोकड़ पंजिका पूरी भर जाए तो आपको इस तरह यहाँ दिनांक भी उसकी लिखनी होगी। इस रोकड़ में पृष्ठ संख्या, अब आपको पृष्ठ संख्या पूरी रोकड़ में पेज नंबर डले होते हैं साथों, रेड कलर में जैसा पेज नंबर आपको यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरी जो रोकड़ पंजिका है उसमें पेज नंबर डले होते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होगा पृष्ठ संख्या 1 से जितने भी आपकी रोकड़ पंजिका में पृष्ठ क्रमांक है वो आपको आखिरी पेज नंबर यहाँ दर्ज कर देना है। फिर आपको लिख देना है प्रमाणित किया गया सो सही है। उसके बाद आपके जो विद्यालय प्रबंधन समिति की यदि आप रोकड़ पंजिका बना रहे हैं तो वो सील यहाँ लगाएंगे, उसमें आपके सचिव के साइन भी करवाएंगे और अध्यक्ष के साइन भी करवाएंगे। और यदि आप एमडीएम की सील आपने अलग से बना रखी है, विद्यालय प्रबंधन समिति एमडीएम की सील आपने अलग से बना रखी है, तो वो सील आप यहाँ लगाएंगे, उसमें भी अध्यक्ष और सचिव के सिग्नेचर आपको करवा लेने हैं। उसके बाद साथियों, एक केस, टिपिकल केस ऐसा भी आ सकता है जैसा यहाँ जो मेरे साथी अध्यापक के साथ हुआ है, उनकी एमडीएम की रोकड़ नंबर 1 जो पूर्ण हो गई है और रोकड़ क्रमांक उन्होंने 2 बनाई है, परंतु उनके साथ कुछ टेक्निकल इशू भी आया है। तो हो सकता है मैं इस टेक्निकल इशू को भी आपके सामने लेकर आया हूं कि आपके सामने भी ऐसा टेक्निकल इशू आ सकता है। और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोई वो टेक्निकल इशू भी आ सकता है, तो वो टेक्निकल इशू भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब बात करें हम टेक्निकल इशू की, तो वो टेक्निकल इशू भी अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का टेक्निकल इशू आपको आ सकता है।
पहले हम जो यहाँ नोट लगाया गया है हमारा साथी अध्यापक द्वारा, उनको हम रीड करते हैं। आज दिनांक 8/5/17, मतलब किस दिनांक की बात हो रही है? 8/5/17 को प्रथम रोकड़ से नकदी राशि 62 रुपए 11 पैसे। अब आपको यहाँ साथियों ध्यान रखना है कि जो कैश बुक आपकी जो समाप्त हो रही है उसमें आपके पास नगद राशि कितनी थी वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। यहाँ स्पष्ट किया है मेरे साथी अध्यापक ने कि 62 रुपए 11 पैसे, और आपको अक्षरे भी यहाँ लिखना है 62 रुपए 11 पैसे मात्र है। मतलब आपके पास नकदी जो राशि है वो 62 रुपए 11 पैसे है। उसके बाद बैंक में जमा राशि कितनी आपके पास है, जो आपकी डायरी बोलेगी वो तो क्लियर हो जाएगा आपको, और आपकी जो पुरानी रोकड़ भी आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर रहेगा कि बैंक में राशि कितनी जमा है। जैसे यहाँ बताई गई है 5,625 रुपए 30 पैसे। अक्षरे भी आपको यहाँ लिखना होगा साथियों। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ अंकों में नहीं लिखना है, शब्दों में भी लिखना है 5,625 रुपए 30 पैसे मात्र। एवं यहाँ इन्होंने दिया है, ये हवाला टेक्निकल इशू इनके साथ रहा है वो आपको यहाँ समझना है। शिव सांवरिया एचपी गैस एजेंसी का चेक क्रमांक इन्होंने चेक दिया होगा। शिव सांवरिया जो एचपी गैस एजेंसी है उनको इन्होंने चेक दिया है, चेक संख्या यहाँ लिखी है। वो चेक संख्या इस तरह आपने भी किसी को चेक दिया है तो वो आप चेक संख्या यहाँ लिख सकते हैं, परंतु इशू क्या रहा है वो अब आपको यहाँ क्लियर होगा। राशि जो चेक क्रमांक इन्होंने ये दिया है यहाँ पर, इनमें इस चेक में कितनी इन्होंने राशि भरी है 498 रुपए 50 पैसे। अक्षरे 498 रुपए 50 पैसे मात्र क्लियर नहीं होने के कारण शेष रही है। मतलब कहने का मतलब यूं है कि इनके पास एमडीएम की जो इनकी कैश बुक है उसमें जो एंट्री है वो कितनी है 5,625 रुपए 30 पैसे है, परंतु जो बैंक की डायरी बोल रही है उसमें उनके पास ज्यादा पैसे बोल रहे हैं। इस स्थिति को, जो तिथि यहाँ बताई जा रही है, इस स्थिति को इनकी बैंक की डायरी में एंट्री ज्यादा बोल रही है, ज्यादा पैसे बोल रहे हैं। कितने ज्यादा पैसे बोल रहे हैं? 498 रुपए 50 पैसे इनके पास ज्यादा आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं वो इन्होंने यहाँ क्लियर किया है कि इन्होंने चेक तो दे दिया है, जिसका चेक क्रमांक भी यहाँ बता दिया है कि चेक क्रमांक ये इनके द्वारा दिया जा चुका है, परंतु जो संबंधित फर्म है जैसे शिव सांवरिया फर्म इन्होंने बताई है उसका उन्होंने ये चेक लगाया ही नहीं है, और वो लगा भी दिया है तो चेक क्लियर नहीं हुआ है। इस कारण बैंक की जो डायरी है उसमें राशि इनकी ज्यादा बोल रही है। इस प्रकार योग राशि रोकड़ में 5,687 रुपए 41 पैसे, अक्षरे 5,687 रुपए 41 पैसे मात्र, और डायरी में शिव सांवरिया एचपी गैस एजेंसी की चेक क्रमांक, जो चेक क्रमांक यहाँ बताए जा रहे हैं कि क्लियर नहीं होने के कारण 498 रुपए 50 पैसे बढ़कर 6,123 रुपए 80 पैसे, अक्षरे 6,123 रुपए 80 पैसे मात्र है। मतलब इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो इनकी जो कैश बुक है उनमें जो एंट्री आ रही है, कैश बुक में अगर ये एंट्री देखते हैं तो इनको कितने रुपए मिलेंगे? 5,625 रुपए 30 पैसे मिलेंगे। यहाँ भी क्लियर किया है इन्होंने, और आपको यहाँ भी क्लियर आगे कर दिया जाएगा, यहाँ आगे और बताया जाएगा और एक्सप्लेन यहाँ पर किया जाएगा आगे आपको। तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आपको ये नोट लगा लेना है, और अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो आपको इस नोट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सीधा यहीं से लिखना शुरू करना है प्रथम पेज पर। ये तो एक विशेष कंडीशन बनी थी अध्यापक महोदय के साथ, तो मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया कि ऐसी कंडीशन आपके साथ आए तो आप ये नोट लगाएंगे, अन्यथा ये नोट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सीधा यहीं से शुरू करना है। नकदी राशि आपके पास कितनी है वो नगद राशि आपको यहाँ लिखनी होगी इस वाले कॉलम में कि 62 रुपए 11 पैसे आपके पास नगद है। बैंक में आपके पास इस वाले कॉलम को आपको छोड़ देना है, यहाँ डैश डैश आपको रखना है, तो योग बन जाता है इन दोनों, पहले वाले इस कॉलम का और इस कॉलम का योग बन जाता है 62 रुपए 11 पैसे आपके पास नगद है। बैंक में जमा राशि आपके पास कितनी है वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ नकदी का कॉलम होता है साथियों, तो इसमें आप डैश डैश रखेंगे। बैंक में जो राशि आपके पास जमा है, जो आपकी कैश बुक बोल रही है वो कितनी बोल रही है 5,625 रुपए 30 पैसा, जैसे कि अध्यापक महोदय ने यहाँ बताया है कि ये इनके पास बैंक में जमा है, और इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 5,625 रुपए और 30 पैसे। यहाँ तक का हिसाब क्लियर है, आपको बस यही कॉलम लिख लेना है।
उसके बाद अगर आपके साथ ऊपर वाली कंडीशन नहीं आती है तो आपको तीसरा कॉलम यहाँ लिखना होगा योग राशि। अब योग राशि आपके पास कितनी है, 62 रुपए 11 पैसे तो आपके पास कैश में है। उसके बाद आपका जो ये वाला 498 रुपए 50 पैसे का कॉलम नहीं आएगा, डायरेक्ट यहाँ सीधी राशि आ जाएगी 5625 रुपए 30 पैसे और आप इसका योग यहाँ पर कर देंगे। परंतु आपके साथ भी ऐसी कंडीशन हो रही है, कोई चेक आपका क्लियर नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में आप यहाँ नोट लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने लगाया है शिव सांवरिया एचपी गैस एजेंसी, चेक क्रमांक इन्होंने यहाँ लिख दिया है, बकाया राशि 498 रुपए 50 पैसे, मतलब ये बैंक में ही है, इनके पास कैश नहीं है, इन्होंने चेक दे दिया है 498 रुपए 50 पैसे का इन्होंने चेक दिया है। यहाँ डैश डैश था तो इसको आगे योग करेंगे तो 498 रुपए 50 पैसे इनके बन जाते हैं। अब ये तो हुई साथियों इधर राइट हैंड की तरफ योग करने की बात। अब आपको सीधे कॉलम में भी योग करना होगा, तो आपको यहाँ देख लेना है 62 रुपए 11 पैसे इनके पास यहाँ थे, उसके बाद इन्होंने यहाँ डैश डैश बताया है, डैश डैश यहाँ भी आ रहा है, तो हम यहाँ योग करेंगे योग कॉलम में तो डायरेक्ट सीधा 62 रुपए 11 पैसे यहाँ इन्होंने बता दिए हैं। इस तरह से आपको भी योग कर लेना है। और उसके बाद जो बैंक की राशि आपके पास कितनी है, यदि आपके साथ ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि कोई आपका चेक का बकाया पड़ा हुआ हो, तो डायरेक्ट जो राशि आपको यहाँ दिखाई दे रही है जैसे 5625 रुपए 30 पैसे, उसको सेम टू सेम आपको यहाँ लिख देना है। और यदि आपका भी चेक क्लियर नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको योग करके यहाँ लिख देंगे जैसे कि यहाँ लिखा गया, मतलब ये सीधा योग आपको यहाँ करना है। उसके बाद अंतिम कॉलम में भी आपको इन सबका योग यहाँ कर लेना है। तो ये तो हुआ साथियों पहले नंबर का जो पेज होगा आपकी कैश बुक का, उसका कार्य। अब आगे हम बात करते हैं कि कैश बुक हम लिखेंगे कैसे। तो उसके लिए अब आना है साथियों आपको नीचे की ओर, तो जो यहाँ आपको आपके विद्यालय प्रबंधन समिति की सील आपको लगानी होगी। यदि आपके पास एमडीएम की अलग से सील है तो वो सील आप यहाँ लगाएंगे। और यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सचिव के सिग्नेचर भी आपको करवाने हैं, अध्यक्ष के सिग्नेचर भी आपको यहाँ करवा लेने हैं। अब आप आएंगे फिर नीचे की ओर, अब आप पेज नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो आपका पेज नंबर 2 है वो आपको पेज नंबर 2 से ही कार्य प्रारंभ करना है और उस पर आपको आपके कार्यालय की सील भी लगानी है, जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार से आपको कार्यालय की सील यहाँ लगा लेनी है। अब यहाँ ध्यान आपको क्या रखना है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज रहेगा, जैसे जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाला जो पेज रहेगा, ये पेज आपके आय का पेज रहेगा। मतलब आपकी ये जो आपका जो कार्यालय है उसको आय कितनी हुई है वो आय इस साइड में एंटर होगी सारी। उसके बाद आपके कार्यालय ने व्यय कितना किया है वो राइट हैंड की तरफ आपको शो करना होगा। अभी आपको और मैं क्लियर बिल्कुल बिंदुवार बताऊंगा कि कैसे आपको व्यय करना है और आय हुई है तो उसको कैसे आपको दर्ज करना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। परंतु सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि अधिकतर जो साथी हैं हमारे वो लिखते हैं, मान लो कि किस तिथि ने को आपने पेज नंबर 2 ओपन किया है। जिस भी तिथि को आप पेज नंबर 2 ओपन करेंगे वो तिथि आप यहाँ लिख लेंगे। तो जिस तिथि को इन्होंने पेज नंबर 2 ओपन किया है वो तिथि यहाँ एंटर कर ली है। उसके बाद ये लिखा जाता है श्री रोशन, यहाँ लिखा जाता है। हमारे अधिकतर साथी ये लिखते हैं कि श्री रोशन यहाँ लिखना होता है। अब यहाँ क्या लिखना होता है मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि जो अध्यापक बंधु मेरी वीडियो देख रहे हैं या अन्य साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ श्री रोशन क्यों लिखा जाता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ श्री रोशन क्यों लिखा जाता है, या इस शब्द के अलावा यहाँ और कोई शब्द आपने देखा हो अन्य कैश बुकों में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ श्री रोशन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि यहाँ श्री रोशन हमारे सभी साथी लिखते हैं और ये परंपरा बनी आ रही है। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं इसकी यहीं पर। तो आपको कैश बुक के दूसरे पेज नंबर पर आ चुके हैं। तो आपके पास कैश कितना पैसा है आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि 62 रुपए 11 पैसे आपके पास कैश है। वो आपको ऊपर अध्यापक बंधु महोदय हमारे उन्होंने बताए थे कि नकदी राशि इनके पास कितनी है 62 रुपए 11 पैसे है। टोटल 62 रुपए 11 पैसे इनके पास नगद राशि है। तो वो इन्होंने पेज नंबर 2 पर यहाँ बता दी है कि 62 रुपए 11 पैसे इनके पास नगद है। उसके बाद बैंक में इनके पास कितने पैसे हैं
5,625 रुपए 30 पैसे हैं। वो कहां से आए हैं, यहां इन्होंने बता दिया है कि 5,625 रुपए 30 पैसे इनके पास बैंक में है, तो ये यहां से उठाकर इस राशि को यहां पर लाए हैं। अब इनके पास टोटल कितना बन जाता है, टोटल रुपए कितने हैं वर्तमान में कैश बुक में कितने रुपए हैं, मतलब बैंक के मिला के और इनके कैश मिलाकर कितने इनके पास रुपए हैं। तो ये इन्होंने क्या किया है कि इन 62 रुपए 11 पैसे और जो इनके पास कैश थे और जो बैंक में थे 5,625 रुपए 30 पैसे, इनको जोड़कर यहां पर लिख दिया है कि टोटल रुपए इनके पास कितने हैं कि 5,687 रुपए 41 पैसे इस तिथि को इनके पास है। ये क्लियर इन्होंने कर दिया है। मतलब पेज नंबर 2 पर आपको इस प्रकार कार्य करना है। सबसे पहले यहाँ श्री रोशन लिख के आपके पास जो भी राशि है उसका इंद्राज आपको यहाँ कर देना है। अब आते हैं साथियों आगे की ओर, जहां मैंने आपको क्लियर किया था अभी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है कैश बुक की उसमें आय का विवरण लिखा जाता है और जो राइट हैंड साइड का जो पेज है उसमें व्यय का विवरण लिखा जाता है। तो आपको अब कैसे लिखना है, जिसे 8 तारीख को तो इनके पास ये जानकारी थी कि ये बैलेंस था। अब 15 तारीख को ये कैश बुक खोलते हैं, हमारे महोदय हैं अध्यापक बंधु महोदय हैं, वो 15 तारीख को कैश बुक खोलते हैं। इन्होंने हो सकता है बैंक की डायरी में एंट्री कराई होगी या इन्होंने कोई खर्चा किया होगा, तो 15/6/17 को इन्होंने कैश बुक खोली इनकी। तो यहाँ इन्होंने बैंक में एंट्री करवाई होगी अपने डायरी में, तो इन्होंने क्या पाया, एचपी गैस सब्सिडी दी गई। अब एचपी गैस सब्सिडी जो दी जाएगी, पहले दी जाती थी, अब अभी जो वर्तमान में हम बात करें तो अभी सब्सिडी नहीं आ रही है विद्यालय में, परंतु पहले सब्सिडी दी जाती थी। तो जो सब्सिडी आई है इनके खाते में वो आई है। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ कैश लिखा होता है, कैश बुक में क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो सब्सिडी आएगी आपका हैंड टू हैंड आपके हाथों में तो नहीं दी जाएगी, मतलब कैश आपको नहीं दी जाएगी। जो भी सब्सिडी आएगी वो कहाँ आएगी, बैंक में आएगी। तो आपको यहाँ दूसरे नंबर पर कॉलम होता है बैंक में। इन्होंने स्पष्ट बताया है कि जो सब्सिडी आई है वो कहाँ पर आई है, बैंक में आई है। कितनी आई है, 184 रुपए 73 पैसे इनकी सब्सिडी आई है, तो वो बैंक में आई है। अब इन्होंने यहाँ बताया कि इस कॉलम का, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, कैश और बैंक दोनों का योग कितना होता है। तो कैश में इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर डैश लगा दिया है, क्योंकि कैश में कोई इनके पास सब्सिडी नहीं आई है, बैंक में सब्सिडी आई है, तो इन्होंने राशि यहाँ लिख दी है और इन दोनों का योग करके यहाँ इन्होंने लिखा है। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी कॉलम की। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा, यदि आप कैश बुक लिख रहे हैं तो आय राशि सबसे ऊपर आपका लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का कॉलम आएगा पूर्व अवशेष राशि, मतलब पहले की अवशेष राशि आपके पास कितनी बची हुई है। कुल योग राशि अब कितनी हो जाती है आपकी, तो जो आपके कैश बुक रहेगी वो 3 कॉलम पर चलेगी, आय राशि, पूर्व अवशेष राशि, कुल योग राशि। तो अब आपको यहाँ मैं इस पेज का बता रहा हूं, इस पेज को पहले क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आय राशि इनके पास जो 15/5/17 की बात करें तो कैश में इनके पास कोई आय नहीं हुई है। ये पहले नंबर के कॉलम की मैं बात कर रहा हूं साथियों, आपसे ध्यान रखना है। आपको आय राशि वाले कॉलम में इन्होंने डैश बताया है, तो 15/5/17 को इनके पास कोई आय नहीं हुई है, तो इन्होंने यहाँ डैश बता दिया है। और 15/5/17 को बैंक में इनके पास कितनी आय हुई है, 184 रुपए 73 पैसे की आय हुई है, तो इन्होंने बैंक में आय बता दी है कि भाई 184 रुपए 73 पैसे मेरे पास आए हैं। उसके बाद योग राशि, यहाँ टोटल आपको बताना है, तो यहाँ से टोटल इन्होंने, अगर यहाँ और कोई राशि होती तो उनका योग करते, परंतु कोई राशि नहीं है, तो 184 रुपए 73 पैसे इन्होंने बता दिए हैं अपने कि भाई मेरे पास ये राशि टोटल है। अब उसके बाद पूर्व अवशेष राशि, मतलब पहले की अवशेष राशि इनके पास कितनी है, तो पहले की राशि कितनी है वो यहां से क्लियर होता है। पेज के जो ऊपर ही ऊपर इन्होंने लिख रखा है कि पहले इनके पास कितनी राशि थी, यहाँ बताया इन्होंने कि 62 रुपए 11 पैसे थे। तो ये 62 रुपए 11 पैसे थे, वो किस में थे, कैश में इनके पास थे, तो इन्होंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद जो बैंक में इनके पास कितने पैसे थे, तो यहाँ आपको स्पष्ट हो रहा है 5,625 रुपए 30 पैसे इनके पास बैंक में थे, तो 5,625 रुपए 30 पैसे इन्होंने यहाँ बैंक में बता दिया। अब टोटल आपके इनके पास पहले कितने थे वो इन्होंने टोटल इस लाइन में लिखा है 5,687 रुपए 41 पैसे, मतलब वो कहां से उठाए हैं, यहां से उठाए हैं। तो जो पूर्व अवशेष राशि की जो हम बात करते हैं
तो ये राशि क्या होती है कि जो हमारे पास पहले से बची हुई राशि होती है, वो राशि जैसा कि यहाँ क्लियर किया गया है कि पूर्व अवशेष राशि हमें ये वाली लेनी है, तो ये राशि हमने यहाँ दर्ज कर दी है। उसके बाद क्या करना है आपको, कुल योग राशि, मतलब सीधा इसको योग करना है। यहाँ सीधी बात करते हैं हम कैश की। कैश में डायरेक्ट पहले नंबर के आय राशि जो कैश इनके पास डैश डैश था तो या फिर जीरो था, तो इन्होंने यहाँ डैश डैश बताया। 62 रुपए इनके पास पहले के पड़े हुए हैं, तो 62 का 62 ही आ गया है। उसके बाद बैंक में इनके पास आई हुई है 184 रुपए 73 पैसे, और पहले के इनके पास पड़े हुए थे 5,625 रुपए 30 पैसे। तो इन दोनों को जोड़ा तो 5,810 रुपए 3 पैसे इनके पास टोटल बैंक में हो गए हैं। अब यहाँ भी इनको योग करना होगा। जो इनका योग यहाँ पर आ रहा है 184 रुपए 73 पैसे इनके पास जो है आई हुई है, वो इन्होंने बता दिया है। उसके बाद पूरा अवशेष राशि इनके पास पड़ी हुई थी 5,687 रुपए 41 पैसे, तो इन्होंने इन दोनों को जोड़ा है, तो यहाँ पर आया है 5,872 रुपए 14 पैसे। इस तरह से यहाँ क्लियर हो जाता है। अब चाहें तो आप इसको इधर से भी जोड़ सकते हैं। 62 रुपए 11 पैसे को यदि आप जोड़ेंगे 5,810 रुपए 3 पैसे में, तो इनको आपको ये वाली राशि यहाँ प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप इधर से भी इसको जोड़िए, कुल योग राशि को इधर से भी जोड़िए, यहाँ से भी सीधा जोड़ लीजिए, यहाँ से सीधा जोड़ लीजिए, यहाँ से भी आपको सीधा जोड़ लेना है, यहाँ से सीधा जोड़ना है, यहाँ से सीधा जोड़ना है, सब दूर से आपका योग बराबर आएगा। तो ये तो हुआ साथियों आय राशि जो आपके पास हुई थी आय, उसकी बात। अब बात करते हैं हम व्यय राशि की, कि इन्होंने 15 तारीख को कैश बुक खोली थी और 15 को इन्होंने व्यय भी किया हुआ है। तो ये आपको व्यय किधर लिखना है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि राइट हैंड का जो पेज होगा आपका, वहां आपको व्यय लिखना है। अब बात कर लेते हैं साथियों हम व्यय राशि की। तो यहां देख लेते हैं हम, अब इन्होंने सरजूबाई बैरागी को साफ सफाई माह मई 2017 का भुगतान किया है। मतलब कोई भुगतान आप किसी भी तरह का भुगतान ले लीजिए, इन महोदय ने साफ सफाई का जो भुगतान किया है वो बताया है इन्होंने। तो यहाँ आपको लिख लेना है जिस भी प्रकार का आपने भुगतान किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है पार्टिकुलर्स में। जिसको भी आप भुगतान करेंगे उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लेजर मेंटेन करना अनिवार्य है। यदि आपने लेजर मेंटेन नहीं किया तो आपकी जो राशि है वो सही साट नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहले लेजर मेंटेन करना होगा। तो इन्होंने बताया है यहाँ पर कल लेजर पृष्ठ संख्या इन्होंने बता दी है कि 13 है। इन्होंने जो भी एंट्री ये की है वो लेजर पृष्ठ संख्या 13 पर एंट्री की है, और इन्होंने नीचे जो लिखा है वो वाउचर नंबर लिखा है। बहुत से साथी हमारे केवल यहाँ वाउचर नंबर ही लिख देते हैं, परंतु आपको यहाँ लेजर पृष्ठ संख्या भी लिखनी है और वाउचर नंबर आपके लिखना अनिवार्य है। जो बिल वाउचर आप मेंटेन करते हैं, अब आपको बिल वाउचर मेंटेन करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं प्रत्यक्ष से आपके लिए अलग से एक वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि आपको बिल और वाउचर को मेंटेन कैसे करना है। तो इन्होंने यहाँ लेजर पृष्ठ क्रमांक 13 बता दिए, वाउचर नंबर इनके 216 नंबर इन्होंने बताए हैं। अब इन्होंने जो भुगतान किया है वो कैसे किया है, यहाँ आप देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने कैश में भुगतान किया है। इनके पास जो पैसे पड़े हुए थे 62 रुपए 11 पैसे, उनमें से इन्होंने 54 रुपए डायरेक्ट सीधा भुगतान कर दिया है कैश में से। तो इन्होंने कैश से भुगतान किया है, बैंक से भुगतान नहीं किया है, इसलिए यहाँ डैश डैश लगा दिया। उसके बाद टोटल भुगतान इनका कितना होगा, अगर बैंक से भी ये भुगतान करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ कि यदि बैंक से भी कोई भुगतान करते हैं तो वो बैंक से जो भुगतान किया जाता उसको यहाँ लिखा जाता, परंतु इन्होंने बैंक से भुगतान किया ही नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, डैश डैश लगा दिया। उसके बाद टोटल में इन्होंने यहाँ 54 में डैश डैश जोड़ेंगे तो 54 ही आ जाएंगे, यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ इन्होंने लिखा है व्यय राशि। इस जो पेज पर आपको कार्य करना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, व्यय राशि, अवशेष राशि और योग राशि, 3 कॉलम आपको बनाने होंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो लिखा जाएगा आय राशि, पूर्व अवशेष राशि, कुल योग राशि, और यहाँ लिखा जाएगा व्यय राशि, अवशेष राशि और योग राशि। तो अब बात करते हैं हम व्यय राशि की। तो व्यय राशि के कॉलम में हम चलते हैं। तो जो कैश में इन्होंने व्यय किया है कितना स्पष्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 54 रुपए इन्होंने कैश में व्यय कर दिए हैं। तो इन्होंने यहाँ बता दिया है कि 54 रुपए मैंने कैश में व्यय किए हैं। बैंक की बात करते हैं हम, तो यहाँ इन्होंने डैश डैश बताया है, इसलिए यहाँ डैश डैश इन्होंने डैश डैश लगा दिया है। उसके बाद टोटल व्यय इन्होंने कितना किया है वो यहाँ इन्होंने टोटल बताया 54 रुपए, तो यहाँ 54 रुपए इन्होंने लिख दिए हैं। अब अवशेष राशि इनके पास कितनी बची है,
उसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है कुल योग राशि का कॉलम, वो कुल योग राशि के कॉलम को आपको सेम टू सेम योग राशि में लिख लेना है। जैसे यहाँ 62 रुपए 11 पैसे इनके पास थे, तो 62 रुपए 11 पैसे इन्होंने यहाँ लिख दिया है। 5,810 रुपए 3 पैसे इनके पास थे, तो यहाँ लिख दिया इन्होंने 5,810 रुपए 3 पैसे इन्होंने लिख लिए। योग जो यहाँ बन रहा था 5,872 रुपए 14 पैसे, तो 5,872 रुपए 14 पैसे इन्होंने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ आती है बारी बीच वाली अवशेष राशि की कि अवशेष राशि कितनी बची है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी योग राशि है, जैसे 62 रुपए में से आपको 54 रुपए घटा लेने हैं। यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको, ये जो लाइन है अब आप क्लियर समझ चुके होंगे कि जो कुल योग राशि को आपको सेम टू सेम यहाँ लिख लेना है कुल योग राशि में। उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये 62 रुपए मान लो आपके पास थे, 62 रुपए 11 पैसे, उनमें से आपको क्या करना है 54 रुपए घटा लेने हैं। जो भी राशि बचती है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं साथियों आपको, तो जो भी राशि बचती है उसको आपको यहाँ दिखा देना है। उसके बाद यहाँ डैश डैश है, तो 5,810 रुपए 3 पैसे में से डैश डैश घटाएंगे तो वो के वो ही आ जाएंगे। इन्होंने ये बता दिया है यहाँ पे कि ये वाली ही राशि इनके पास बैंक में अवेलेबल है। उसके बाद क्या करना है कि जो 5,872 जैसे आ रहे हैं हमारे पास 5,872 रुपए 14 पैसे हैं, तो अब इन्होंने 54 रुपए खर्च किए हैं, तो इसमें से 5,872 रुपए 14 पैसे में से 54 रुपए इन्होंने घटा लिए। जो शेष बचा है वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5,818 रुपए 14 पैसे। तो इस तरह आप अवशेष राशि की गणना कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, आपके अध्यक्ष सचिव वाली सील, जो शाला विकास और प्रबंधन समिति की आपकी सील होती है, वो सील आपको लगानी है। मान लो आप इसी दिन कैश बुक बंद कर देते हैं, आपका कार्य केवल, मैंने यहाँ एक आपको एग्जांपल बताया कि जैसे 15 को हमारे मोदी ने ये कार्य किया था, 15 को फिर उन्होंने कैश बुक बंद कर दी, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ आपके जो सील है विद्यालय प्रबंधन समिति की, वो सील लगा लिए, अध्यक्ष के भी यहाँ साइन करवाए हैं और सचिव के भी यहाँ साइन करवा लिए हैं। इस तरह आपका एक दिन का कार्य, अब हो सकता है कि आपको और अधिक बिल लगाने की आवश्यकता हो आपको, कि ये मैंने तो आपको एक दिन का बताया, आपको हो सकता है कि ज्यादा बिल लगाने की आवश्यकता हो, आपको यहाँ पर कम हुई हो परंतु बिल ज्यादा लगे हुए, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से यहाँ बिल को लिखते जाइएगा। एक बिल मैंने बताया है, उसी तरह आप दूसरा बिल यहाँ लिख लीजिएगा, तीसरा बिल यहाँ लिख लीजिएगा। यदि आपने कैश में वे किया है तो कैश में वे करेंगे, और बैंक से वे किया है तो बैंक से वे आप कर देंगे। इनको आप यहाँ योग करते जाएंगे और टोटल आपको यहाँ लगाते जाना है टोटल, फिर इनको आप जोड़ेंगे, व्यय राशि में यहाँ लिख देंगे। इस तरह आपको यहाँ कार्य करना है। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अब और आगे यहाँ और क्लियर करता हूँ इसको, चाहे वीडियो साथियों बड़ी हो जाए लंबी हो जाए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, परंतु आज यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो निश्चित ही आप कैश बुक लिखने में कैपेबल हो जाएंगे, और यदि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है तो कैश बुक को समझने में आप कैपेबल हो जाएंगे इस वीडियो की सहायता से। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखना है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं हम आगे। अब हमने यहाँ 15/5/17 की बात करी थी, अब हम बात करें 25/6/17 को। वापस हमारे जो मोदी इन्होंने कैश बुक इनकी खोली है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो बैंक में जमा राशि पर ब्याज दिया गया, मतलब इन्होंने लिखा है कि जो हमारी राशि बैंक में थी, कितनी राशि हमारे पास थी, 5,810 रुपए 3 पैसे थी, उस पर इनको ब्याज दिया गया है। कितना दिया गया है वो साथियों यहाँ बताया जा रहा है। तो ब्याज कैश में नहीं आएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ डैश डैश कर दिया। आपको इन कॉलम को समझना है, एक बार और समझा देता हूं मैं कि यहाँ कैश का कॉलम होता है, तो कैश में इनके पास कुछ भी नहीं आया है, तो इन्होंने यहाँ डैश डैश कर दिया है। ब्याज कितना आया है, 70 रुपए आए हैं, वो बैंक में आया है, तो इन्होंने यहाँ बैंक में बता दिया। उसके बाद टोटल कितना बन जाता है, 70 रुपए, तो 70 रुपए इन्होंने यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ जो बारी आती है आय राशि की, आय राशि इन्होंने यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ इनके पास कैश में कोई आय नहीं हुई, तो इन्होंने यहाँ डैश डैश बताया है। उसके बाद 70 रुपए इनके पास बैंक में आई हुई है, तो इन्होंने बैंक में यहाँ 70 रुपए बता दिए हैं। टोटल आय इनके पास कितनी हुई है भाई, अगर इनके पास कैश में भी आय हुई होती तो इसको यहाँ जो डैश डैश आ रहा है इसकी जगह राशि लिखते और उसको 70 में जोड़ते, वो संख्या यहाँ आ जाती, परंतु इनके पास कैश में कोई आय नहीं हुई है, तो इन्होंने डायरेक्ट 70 ही यहाँ लिख दिया है। अब बात आती है साथियों यहाँ पूर्व अवशेष राशि की, कि इनके पास पहले की अवशेष राशि कितनी है।
वो कहाँ से आएगी, यहाँ से आप कहाँ से उठाएंगे, आपके पास अवशेष राशि कितनी है, मतलब जो पहले आपके पास राशि बची हुई वो कितनी बची हुई है। तो आपको सबसे पहले इधर तो आपकी आय राशि हो जाती है, यहाँ व्यय हो जाता है, और व्यय होने के बाद आपके पास जो राशि बचती है वो अवशेष राशि कहलाती है। मतलब आपको जो राशि उठानी होगी व्यय वाले पेज से उठानी होगी, उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है कॉलम अवशेष राशि। तो ये वाला कॉलम आपको यहाँ से उठाना है, बीच वाला कॉलम आपको यहाँ से उठा लेना है। वो का वही यहाँ आपको मिलेगा, जैसे 8 रुपए 11 पैसे, 8 रुपए 11 पैसे इनके पास अवशेष राशि पहले कैश में बची हुई थी, तो वो सेम टू सेम यहाँ उठकर आ गई है। उसके बाद बैंक में इनके पास राशि कितनी थी, 5,810 रुपए 3 पैसे थी, तो 5,810 रुपए 3 पैसे इन्होंने यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद योग राशि इनके पास कितनी थी, वो 5,818 रुपए 14 पैसे थी, तो 5,818 रुपए 14 पैसे इन्होंने यहाँ लिख लिए। मतलब जो अवशेष राशि यहाँ पूर्व अवशेष राशि जो आएगी वो आएगी इधर से, जो अवशेष राशि हमारे पास बचेगी वो राशि आपको यहाँ लिख लेनी है। इतना करने के बाद आपको यहाँ योग राशि करना है, मतलब अब इन सबको जोड़ना है। तो आपको ऊपर वाली चीज को भूल जाना है, सिर्फ यहाँ जो रेड कलर में लिखा हुआ है आपके सामने, रेड कलर में स्पष्ट हो रहा है, इन्हीं को जोड़ना है। मतलब कैश में आपके पास आय कितनी हुई है, डैश डैश हुई है, तो आपको छोड़ देना है। आपके पास पहले से अवशेष राशि कितनी पड़ी हुई है, 8 रुपए 11 पैसे है, तो योग आपका 8 रुपए 11 पैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं बैंक में आय कितनी हुई है, 70 रुपए आपको आय हुई है। उसके बाद 5,810 रुपए 3 पैसे आपके पास पहले से थे, तो इसमें 70 रुपए जोड़ेंगे तो 5,880 रुपए 3 पैसे बन जाएगा आपका योग। उसके बाद यहाँ भी हमें वही योग करना है, 70 रुपए आपके पास टोटल आई हुई है, उसमें 5,818 रुपए 14 पैसे में जोड़ेंगे तो 5,888 रुपए 14 पैसे योग बन जाएगा। अब साथियों आप, ये तो मैंने आपको इधर से खड़ा जोड़ना बताया है कि आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब इसे आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, जैसे आप कैश को बैंक में जो पैसे है उससे जोड़िए तो आपको ये मिलना चाहिए। अगर ये योग आपका नहीं आता है तो आप कैश बुक गलत लिख रहे हैं। उसके बाद आपको इधर से भी जोड़ना है अवशेष राशि में, यहाँ आपके कैश के और आपके बैंक के आपको इनको जोड़ना है। अगर ये योग नहीं आता है तो आप कैश बुक गलत लिख रहे हैं। यहाँ भी आपको इधर जोड़ना है, तो जैसे डैश डैश में 70 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएंगे। मतलब आपको इधर से भी योग करना है और खड़ा भी योग करना है, और जब आपके सारे योग सही बैठ जाते हैं तो ही आपकी कैश बुक सही है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ जो आपको बात याद रखनी है मुख्य रूप से, अवशेष राशि आपको यहाँ से उठानी है। अवशेष राशि आप यहाँ से उठाकर यहाँ लिखेंगे। इस बात पहले नंबर की बात आपको ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ नीचे योग राशि का मैंने बताया कि योग राशि आप कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे कुल योग राशि से, वो की वही आपको उठा के यहाँ लिख देनी है। चलिए साथियों मैं आपको आगे और क्लियर कर देता हूँ। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, आगे जो यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने कोई खर्चा इस दिन नहीं किया है, किस तिथि को 25/6/17 को कोई खर्चा नहीं किया है, तो इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ चाहे तो निरंक भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं कि कोई खर्चा नहीं हुआ है। तो व्यय राशि इन्होंने यहाँ डैश डैश बता दी। अवशेष राशि इनके पास जो ये राशि है वो की वही रहेगी, क्योंकि खर्चा हुआ ही नहीं है तो अवशेष राशि वो की वही आनी है। तो जो योग राशि है वो की वही अवशेष राशि यहाँ आ जाएगी, और योग राशि में भी वो की वही राशि यहाँ मिलेगी। अब आपको इस राशि को ध्यान रखना है साथियों, जो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ उसमें इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि अवशेष राशि आपके पास कितनी है, ये वाली राशि है, यहाँ से क्लियर होता है। अब इस दिन का कार्य खत्म हो गया। इस दिन हमारे पास ना तो और कोई व्यय हुआ ना आय हुई, तो हमने कैश बुक को इसी दिन बंद कर दिया। तो जिस दिन हम कैश बुक को बंद करेंगे उसी दिन वापस हमें क्या करना है, जो हमारी सील होती है, एसएमसी की सील होती है, वह चाहे आईसीएमसी की आपने एमडीएम की अलग से बना रखी हो या जो भी आपकी सील होती है वो सील आपको यहाँ लगा लेनी है। उसमें अध्यक्ष और सचिव के आपको साइन करवा लेने हैं, मतलब ये प्रमाणीकरण आपको उसी दिन करवा लेना है और कैश बुक बंद कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया। तो आप कैश बुक लिखने में पूरी तरह कैपेबल हो चुके होंगे। सबसे पहले हम आते हैं 25/7/17 को। हम 25/7/17 की बात कर रहे हैं। ये जो पेज होता है साथियों, मैंने आपको बताया कि ये आय का पेज होता है और इधर का पेज होता है वो व्यय का पेज होता है। तो यहाँ क्या लिख दिया हमारे महोदय ने, अध्यापक महोदय जिन्होंने भी एक कैश बुक लिखी है, उन्होंने लिखा है निरंक। निरंक का मतलब खाली,
यहाँ चाहे तो आप लाइन भी खींच सकते हैं, ऐसे आड़ी लाइन भी खींच सकते हैं और निरंक भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आई इनको कुछ भी नहीं हुई, निरंक का मतलब क्या होगा कि आई इनको हुई नहीं है इस दिन, लेकिन इस दिन उन्होंने खर्चा किया है। किस तिथि को किया है? 25/7/17 को इन्होंने खर्चा किया है, तो वो खर्चा संबंधी विवरण इन्होंने यहाँ लिखा है। पहला बिल इन्होंने बताया 25/7/17 को जो भी इन्होंने खर्चा किया है, किस चेक क्रमांक से भुगतान किया है, कैसे किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल पढ़ के आपको बता देता हूँ। सरजूबाई बैरागी कुकम हेल्पर को माह अप्रैल 2017 का भुगतान चेक क्रमांक द्वारा किया गया। तो शॉर्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं जो भी खर्चा आपने किया है। अब चेक से भुगतान किया है, यहां से क्लियर हो रहा है। उसके बाद लेजर प्रश्न संख्या इनसे पूछी जा रही है, तो इन्होंने लेजर प्रश्न संख्या यहाँ 7 बताई है। वाउचर नंबर इन्होंने कितने बताए हैं? 217 बता दिए हैं। अब जब ये चेक से भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि कैश में यहाँ डैश डैश ये लगाएंगे, क्योंकि ऊपर कैश का कॉलम है। आपको यहाँ मैं नीचे बता देता हूँ कि ये जो कॉलम है वो कैश का कॉलम आता है, तो कैश में इन्होंने डैश डैश बता दिया। कितना भुगतान किया है, चेक में राशि इन्होंने कितनी भरी है वो यहाँ स्पष्ट कर दिए कि 1200 भरी है। उसके बाद इन दोनों का योग इन्होंने अगर कैश में कोई राशि इनको दी होती तो वो यहाँ चढ़ाते, इसको और इसको जोड़कर यहाँ लिखते, परंतु इन्होंने केवल बैंक में ही भुगतान किया है तो बैंक की राशि इन्होंने यहाँ बता दी। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो भुगतान किया है वो भी बैंक से किया है, तो वो यहाँ बता दिया है। यहाँ लेजर संख्या और वाउचर क्रमांक इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने फिर बैंक से भुगतान किया है, तो ये सारे भुगतान इनके बैंक के थ्रू हो रहे हैं, इसलिए बैंक वाली लाइन में ये लिखते जा रहे हैं। यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब जब पन्ना इन्होंने पलटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज नंबर 2 से आप पेज नंबर 3 पर आए हैं, तो आपको कैश बुक बार बार ना पलटना पड़े, इसके लिए आपको मैंने बताया है कि अवशेष राशि आपके पास कितनी है। ये वाली अवशेष राशि है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसी अवशेष राशि को यहाँ पहली लाइन में लिख दिया जाता है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ श्री रोशन लिखा जाता है। अब श्री रोशन क्यों लिखा जाता है या इसकी जगह और कोई शब्द लिखा जाता हो तो आप मुझे सजेस्ट अवश्य कीजिएगा। तो वो जो इनके पास अवशेष राशि थी वो इन्होंने यहाँ बता दी है कि भाई मेरे पास अवशेष राशि ये वाली है। कहाँ से उठाई है मैं एक बार फिर बता दूं, अवशेष राशि यहाँ से आती है। व्यय वाले पेज की जो राशि है उसमें से अवशेष राशि जो आपके पास बचती है उसे कहते हैं, तो वो राशि उठाकर इन्होंने यहाँ बता दी है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चेक यहाँ लगाए हैं, सब भुगतान इन्होंने क्या किया है, बैंक के माध्यम से किया है। तो सारी राशि इन्होंने यहाँ बता दी है कि बैंक के माध्यम से हमने भुगतान किया है। तो अब यहाँ जो लिखेंगे ये 25/7/17 में कैश बुक लिख रहे हैं, पेज नंबर 3 पर है, पेज नंबर 3 पर 25/7/17 को लिख रहे हैं। अब यहाँ होता क्या है कि इधर इनके पास आय कुछ भी नहीं हुई है, तो इन्होंने यहाँ भी निरंक लिखा हुआ है। इनके पास पूर्व अवशेष राशि, अब वापस कॉलम तो आपको यहाँ 3 ही खींचने पड़ेंगे जिसमें लिखना पड़ेगा आय राशि, पूर्व अवशेष राशि, कुल योग राशि। ये आप रेड पेन से ही खींचेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इसी तरह आपको कार्य करना है। तो आय राशि इनके पास कितनी थी, कोई आय राशि इनको हुई नहीं है तो इन्होंने यहाँ डैश डैश बताया। बैंक में भी कोई आय नहीं हुई है तो यहाँ डैश डैश। उसके बाद टोटल आय इनके पास कुछ भी नहीं हुई है तो डैश डैश बता दिया इन्होंने। पूर्व अवशेष राशि, जो राशि यहाँ लिखी हुई है वो की हुई राशि इन्होंने यहाँ लिख ली है। अब कुल योग राशि में क्या किया है, इन सबको जोड़ा है तो वो का वही जोड़ाएगा, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें इधर व्यय राशि की, तो व्यय राशि इन्होंने बताई है 4,556 रुपए। अब ये कहां से आई है, इन्होंने क्या किया है, सबको जोड़ा है। जैसे यहाँ 12,000, क्षमा करें साथियों, 1200, 1200, 348, 348, 480, 480, इन सबको जोड़ा है तो इनके पास कितनी राशि आ गई, 4,056 रुपए इन्होंने व्यय कर दिए हैं। किससे व्यय किए हैं, वो बैंक से व्यय किए हैं, कैश से व्यय नहीं किए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो व्यय राशि में इन्होंने यहाँ कैश में कुछ भी व्यय नहीं किया है तो यहाँ डैश डैश बताया। उसके बाद बैंक से इन्होंने जो व्यय किया है इन सबको जोड़ लिया है, वो यहाँ पर बता दिया कि बैंक से इतना व्यय हुआ है। उसके बाद यहाँ भी टोटल का कॉलम हमारे पास होता है। अब यहाँ साथियों आपको ध्यान रखना है कि डबल डबल क्यों लिखा हुआ है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ भी इन्होंने 1200 लिखा, यहाँ भी 1200 लिखा। लिखने की आवश्यकता क्या थी, लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है साथियों क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप कैश में तो व्यय नहीं कर रहे हैं। यदि अगर आप कैश में मान लो कि यहाँ 2 रुपए खर्चा करते तो 2 रुपए और 1200 रुपए आपके बैंक से व्यय होते तो 1202 रुपए खर्चा होता। परंतु इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ खर्चा कैश में नहीं किया है, इसलिए यहाँ इनको सेम टू सेम संख्या मिल रही है, तो वो सेम टू सेम संख्या यहाँ लिखते जाएंगे जो खर्चा आपने किया होगा। यदि आपने कैश में भी व्यय किया, जैसे आपके पास यहाँ मैं बात कर लूँ का 8 रुपए
पड़े हुए हैं। तो 8 रुपए आपने कैश में दिए हैं तो आप यहाँ 8 रुपए बता देंगे कैश में दिए हैं, 480 रुपए आपने बैंक से दिए हैं, तो टोटल बन जाएंगे आपको यहाँ पर 488 रुपए बनेंगे ऐसी कंडीशन में। परंतु हमारे जो साथी अध्यापक महोदय उन्होंने कैश में कोई व्यय नहीं किया है तो उन्होंने बताया ही नहीं है। अब ये जब इन्होंने जोड़ा कि बैंक से व्यय इनके पास ये हुआ है और टोटल व्यय इतना हुआ है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है व्यय राशि, यदि आपने कैश में व्यय की होगी तो वो भी जुड़कर यहाँ पर आएगी इस जगह। तो यहाँ जो डैश डैश आ रहा है वहां यदि आपने कैश में भुगतान किया होगा तो यहाँ राशि आ जाएगी, वो राशि आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इस राशि में क्या करेंगे, उसे जोड़ेंगे। उसे जोड़ने के बाद ये राशि ऑटोमेटिकली आपको प्राप्त हो जाएगी 4,556 रुपए, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे यदि आपने कैश में व्यय किए होंगे तो यहाँ अलग राशि आपको दिखाई देगी। उसके बाद अवशेष राशि की बात आती है साथियों की। अब आपके पास अवशेष राशि कितनी बची है, तो उसके लिए मैं आपको फिर याद दिला दूं, आपको क्या करना है, यहाँ कुल योग राशि का कॉलम आपको दिया हुआ है इस साइड में। कुल योग राशि आपके पास ये वाली है, इसको उठा के क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है। योग राशि में क्या करना है, सेम टू सेम आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8 रुपए 11 पैसे, 8 रुपए 11 पैसे यहाँ लिख दिए हैं। 5,880 रुपए, 5,880 रुपए 3 पैसे, 3 पैसे भी थे तो यहाँ लिख लिए। उसके बाद 5,888 रुपए 14 पैसे इनके पास है, तो 5,888 रुपए 14 पैसे इन्होंने यहाँ लिख लिए हैं। ये काम आपको कर लेना है। अब यहाँ क्या करना है, आपको इसमें से जो आपके पास योग राशि है उसमें से व्यय राशि को घटाना है। क्या करना है, योग राशि में से आपको व्यय राशि घटाना है। तो यहाँ पर व्यय योग राशि आपके पास कितनी है, 8 रुपए 11 पैसे है, उसमें व्यय राशि 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ योग राशि आपके पास है 5,880 रुपए 3 पैसे, उसमें से आप 4,056 रुपए घटाएंगे तो शेष आपके पास क्या आ जाएंगे, 1,824 रुपए 3 पैसे ऑटोमेटिकली शेष बच जाएंगे। उसके बाद 5,888 रुपए 14 पैसे में से आपको 4,056 रुपए घटा लेने हैं तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 1,832 रुपए और 14 पैसे शेष बच जाएंगे। तो अब आपके पास अवशेष राशि साथियों ये वाली बच जाएगी। कैश आपके पास कितना है, 8 रुपए 11 पैसे, और बैंक में आपके पास कितने, 1,824 रुपए 3 पैसे 18। अब टोटल कितने हैं आपके पास, कैश को और बैंक को मिलाकर 1,832 रुपए 14 पैसे है। तो साथियों इस तरह आपको कैश बुक को लिखते जाना है। जो प्रक्रिया मैंने बताई है, वीडियो भले ही लंबा हो गया साथियों, लेकिन मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास किया है। अब आपको कैश बुक को इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से कैश बुक को मेंटेन करना है। यदि आपको फिर भी कैश बुक लिखने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, या जो वीडियो में मैंने आपको प्रक्रिया बताई है उसे समझने में आपको दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं प्रत्यक्ष आपके लिए एक नया वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि और मैं अपनी भाषा को सिंप्लीफाई करूं या सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आप कैश बुक लिखने में कैपेबल हो जाए, कैश बुक देखने में कैपेबल हो जाए। आपको साथियों कैश बुक को लिखना भी आना चाहिए और देखना भी आना चाहिए, तभी आप आपके कार्यालय में हो रहे आय व्यय की जानकारी जान पाएंगे। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।